150 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं, 20 से ज्यादा बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये जो आंकड़े मैं गिना रहा हूं वो उत्तराखंड त्रासदी के आंकड़े हैं। 8 साल पहले गिनाए गए थे और अब भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन ये हादसे हैं कि रुकते ही नहीं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर उत्तराखंड के चमोली जिले में आई ये तबाही क्या रोकी जा सकती थी या इससे बचने के उपाय हमारे पास थे और इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो त्रासदियां भले ही प्राकृतिक आपदा कही जा रही हो, प्राकृतिक कही जा रही हो, लेकिन इसके पीछे कारण जो है वो मैन मेड ही होते हैं। मतलब हमारे आपके और अंधाधुंध विकास की दौड़ के बनाए हुए। अब ये जो जल प्रलय आया है तो एक्सपर्ट फिर इसके लिए ऊंची पहाड़ियों और संवेदनशील इलाकों में विकास को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन शायद ये उत्तराखंड के सीएम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस हादसे को विकास के खिलाफ प्रोपेगेंडा का कारण न बनाया जाए, ऐसा सीएम रावत का कहना है। पूरी तरह से सियासत भूल जाइए, छोड़ देते हैं। पहले ये जानते हैं कि वो मौके और कारण जिनको लेकर एक्सपर्ट आगाह कर चुके हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में इन प्राकृतिक त्रासदियों के पीछे डैम यानी बांध के निर्माण को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। चमोली में बाढ़ के बाद ऋषिगंगा नदी पर बन रहा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट जो है, विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट जो है और पीपल कोठी प्रोजेक्ट को भी इससे इस तबाही से भारी नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण पर काम करने वाली वरिष्ठ पत्रकार बहार दत्त क्विंट के लिए लिखे अपने एक आर्टिकल में बताती हैं कि इस त्रासदी से 24 घंटे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उत्तराखंड के देहरादून के गांव में यमुना पर लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को पास किया था। अभी तक गंगा के अलग अलग सेक्शन और उसकी धाराओं पर 70 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हजारों मजदूर एक बेनाम मौत मरने के लिए मजबूर हैं, ऐसा बहार दत्त का कहना है। वो कहती हैं कि अगर आप इस त्रासदी को कवर करने के लिए ग्राउंड पर हैं, पत्रकार हैं, तो ये कड़े सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, हिमालय की नाजुक इकोलॉजी के बावजूद इतनी टनल क्यों खोदी जा रही है? दूसरा सवाल, सड़कों पर इतने सारे डंप पर ट्रक क्यों खड़े हैं? और डैम और टनल के कंस्ट्रक्शन का कूड़ा आखिर कहां फेंका जा रहा है? चमोली जिले में हुए हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिमालय क्षेत्र में बांध नहीं बनाने की सिफारिश की थी, ऐसा उमा भारती का कहना है। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है। अब दूसरा उदाहरण समझें तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा को लोगों के लिए सुगम बनाने के लिए सरकार नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही है, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ेगा। टूरिज्म की दृष्टि से यह प्रोजेक्ट काफी महत्वाकांक्षी है, सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन इस सड़क की चौड़ाई को लेकर विवाद जारी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा अगर बात करें विवादों की और आगाह करने वाली बातों को, तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का विवाद भी है, जिस पर एक्सपर्ट कह चुके हैं कि ये उत्तराखंड के इकोसिस्टम से खिलवाड़ है। रिटायर्ड ग्लेशियर साइंटिस्ट डीपी डोभाल एक तरफ और इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट पास किया जाता है, बनाया जाता है, तो हर फैक्टर पर बात होती है, लेकिन उत्तराखंड में ग्लेशियर पर बात नहीं होती है। इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इस पर बात नहीं होती है। लेगबंदी, ग्लोबल वार्मिंग और तमाम चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा डीपी डोभाल का कहना है। वो कहते हैं कि तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो आखिरकार पानी में बह गया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में सरकार कभी भी ग्लेशियर के फैक्टर पर ध्यान नहीं देती है, विचार नहीं करती है, हर बार इसे इग्नोर करती आई है और नतीजा सबके सामने है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल से जुड़े एक्सपर्ट हिमांशु ठक्कर इन सारी बातों को एक करके बताते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये आपदा जो है वो क्लाइमेट चेंज पर मुहर लगाती है, कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये हो रहा है। लेकिन इस आपदा से हुए नुकसान और मौतों को देखते हुए ये साफ हो गया है कि क्षेत्र में इंसानी हस्तक्षेप हुआ है। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट, बड़ी सड़कें, रेलवे लाइन और नदी के किनारे होने वाला अतिक्रमण ऐसी बड़ी आपदाओं के लिए एक निमंत्रण जैसा है।
ये सभी चीजें बिना मूल्यांकन और बिना आपदा प्रबंधन नियमों को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं, पहले भी की गई हैं और अब भी की जा रही हैं। कुल मिलाकर हमारी सरकारों को अब जगह को, खासकर पहाड़ी इलाकों में डेवलपमेंट की परिभाषा और तरीकों को बदलने की जरूरत है। ये प्रकृति भी कह रही है और ये एक्सपर्ट भी कह रहे हैं।